may hinder a person's full and effective participation in society on an equal basis with others. विकलांगता एक ऐसी अवस्था है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐंद्रिक और बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। यह एक व्यापक शब्द है। ये सिर्फ किसी एक देश में कन्फाइंड नहीं है। ये इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है। इट्स ए ग्लोबल फिनोमेना। एक सर्वे के अनुसार पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। 15% जो करीब 1 अरब के लगभग होता है। कुछ समय पहले जब लोगों में उतनी समझ नहीं थी, एनलाइटनमेंट नहीं था, तो डिसेबिलिटी को, विकलांगता को एक अभिशाप माना जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था। बाद में धीरे धीरे इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत लोगों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और धीरे धीरे विकलांगों की, डिसेबल्ड पर्सन की समाज में को सम्मान मिलने लगा और इसको अभिशाप न मान करके ईश्वर का एक देन समझते हुए डिसेबल्ड पर्सन्स को, विकलांगों को दिव्यांग का दर्जा दिया गया। अब इन्हें विकलांग नहीं, हम लोग दिव्यांग कहते हैं। हर देश की सरकारों ने इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह के कानून बनाए। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने इस पर काम करना शुरू किया और इनके लिए तरह तरह आंदोलन चला करके इनके इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी के लिए काम किया गया। जो बहुत सारे दिव्यांग जो है, देश विदेश में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने इस अभिशाप को वरदान में अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्मठता से, अपने हार्ड वर्क से इस अभिशाप को वरदान में बदल दिया। हर देश विदेश में तरह तरह के एग्जाम्पल हैं। जैसे ब्रिटेन में एक स्टीफन हॉकिंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, जो पूरे जीवन जिन्होंने व्हील चेयर पे ही अपना बिताया और उन्होंने अपनी मेंटल कैपेबिलिटी का विकास करके फिजिक्स में बहुत सारे योगदान दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए और ब्लैक होल की थ्योरी का प्रतिपादन किया। उसी तरह अमेरिकन फिल्म एक्टर क्रिस्टोफर रीव, जो सुपरमैन के बहुत सारे रोल किए हुए हैं, उनका बाद में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, वो दिव्यांग हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और दिव्यांगों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। भारत में भी सुधा चंद्रन नाम की एक नर्तकी, एक फिल्म एक्ट्रेस और टीवी एक्ट्रेस थी, जिनका एक एक्सीडेंट में एक पैर डैमेज हो गया, जिसको एम्प्यूट करना पड़ा। बाद में आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के वो फिर से नृत्य के, डांसिंग के क्षेत्र में आई और वो आज भी भरतनाट्यम की बहुत अच्छी नृत्यांगना है। इस तरह विकलांगता या दिव्यांगता या डिसेबिलिटी अब अभिशाप नहीं है। ये इसके लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और इस पर बहुत सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब चर्चा की शुरुआत करता हूँ और शुरुआत में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मिस सानो गुरुंग को जो अपनी बातें रखें। थैंक यू सर। मलाई थाहा छ हजुरहरू सबैजना मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ। म हजुरहरूलाई नेपालीबाटै बोलेर मेरो शब्दहरू वाचन गर्नेछु। विशेष गरी जहाँ बस्यो त्यही राम्रो, विगत अझै राम्रो। जहाँ बस्यो त्यही राम्रो, विगत अझै राम्रो। टुटा फुटा घुटा भन्दा एकता होस् हाम्रो। आँसु एउटै हाँसो एउटै, रक्त काला राता। आँसु एउटै हाँसो एउटै, रक्त काला राता। संसारमा जहाँ रहोस् मानवता होस् नाता। सबैजनालाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई नमस्कार। सबैजनाले गर्नुहुनेछ नमस्कार। तीनचोटि पुऱ्याइदिनुहुनेछ। सबैजनाले मुस्कुराउँदै उत्साहका साथ गर्नुहुनेछ नमस्कार। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी मानव सेवा आश्रम 2069 साल भद्र 13 गतेदेखि मकनपुर हेटौडाबाट सुरुवात भएको हो। अहिले नेपालमा 7 प्रदेश, 16वटा जिल्ला र 23वटा सेन्टरमा मानव सेवा आश्रम छ।
मानव सेवा आश्रम के हो भन्दाखेरि खुल्ला आकाशमुनि सडक पेटी एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा अत्यन्तै कष्टपूर्ण जीवन बिताइराख्नुभएका अशक्त, अनाथ, अभिभावकबिन जो मानसिक रूपमा कमजोरी हुनुहुन्छ, जो मागेर पनि खान सक्नुहुन्न, शारीरिक रूपमा एकदमै कमजोरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले आश्रममा ल्याएर उद्धार गरेर ल्याइसकेपछि आश्रममा राख्छौँ। कतिपय आमा बुवाहरू घर बताउनुहुन्छ, घर बताइसकेपछि हामीले घरमा पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराइसकेका छौँ। भारतीय आमा बुवाहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेका छौँ। विशेष गरी धेरैजनालाई लाग्न सक्छ मानव सेवा आश्रम कसरी चलिराखेको छ भनेर। हाम्रो यो नेपालीहरूको मुठी मुठी दानले नै आश्रम अहिले चलिराखेको छ। कसैले आलुको जिम्मा लिइदिनुहुन्छ, कसैले चिनीको जिम्मा लिइदिनुहुन्छ, कसैले म मन्थली 500 दिन्छु भन्छिन्छ। त्यसरी नै मानव सेवा आश्रम चलिराखेको छ। विशेष गरी वीरगञ्जमा 60 जना आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ। तीमध्ये 2 जना सानो बाबु र 1 जना नानी हुनुहुन्छ, जो मनोरोगी महिलाबाट नै जन्मिनु भएको बाबु नानी हो। 3 जना बाबु नानीले मलाई मम्मी भनेर बोलाइदिन्छ, अत्यन्तै खुसी लाग्छ। उहाँहरू त्यो आमालाई मेरो बच्चा हो भनेर पनि थाहा छैन। त्यसकारण अहिले 60 जना आमा बुवाहरूको आमा भएर, दिदी भएर, बहिनी भएर मैले मानव सेवा आश्रम वीरगञ्ज शाखालाई सेवालाई अगाडि बढाइराखेको छु। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको मुठी मुठी दानले नै चलिराखेको एउटा संस्था हो। विशेष गरी हाम्रो मानव सेवा आश्रमको सपना छ 2082 सालभित्र 2082 भित्र कोही पनि मानिसहरू सडकमा अल्पत्र भएर खाना नाना छानाले बिन भएर आफ्नो जीवन नै सडकमा गुमाउन नपरोस् भनेर हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। 2082 भित्र द कन्ट्री अफ ह्युमेनिटी नेपाल भनेर हामी विश्व सामु नेपाललाई चिनाउने एउटा सङ्कल्प लिएको छौँ। त्यसरी नै अघि बढिराखेका छौँ। विशेष गरी म मानव सेवा आश्रममा जोइन भएको 4 वर्ष भयो र वीरगञ्जमा आएको 1 वर्ष भयो, 1 वर्ष पुरा भयो। म पनि एउटा बिएसडब्ल्यूको स्टुडेन्ट हो। पहिला म बुद्ध एयरलाइन्समा एयर होस्टेस गर्ने क्रममा मेरो कुनै पनि आइएनजीमा गएर 250 घन्टा चाहिँ मैले कुनै पनि आइएनजीमा गएर 250 घन्टाको चाहिँ भोलिन्टियर एउटा लेटर चाहिन्थ्यो मलाई। त्यसपछि मैले बुझ्दै जाँदा मानव सेवा आश्रममा म पुगेँ, भिजिट गर्न पुगेँ। त्यस्तै 9-10 बजेको टाइममा म पुगेको थिएँ आश्रममा, सामकोशी काठमाडौँ सेन्टरमा म पुगेको थिएँ। त्यहाँ म पुग्दै गर्दाखेरि त्यहाँ 35-40 जना आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो, जो सबैजना मनोरोगी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ पुरै एकअर्कामा झगडा गरिराख्नु भएको थियो, एकअर्कामा खाना खोसिराख्नु भएको थियो र कतिपय आमा बुवाहरू त्यो आफ्नो कब्र खसिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई थाहा थिएन। अनि एकदमै मलाई लाग्यो ल नेपालमा यस्तो पनि एउटा संस्था रहेछ जो मनोरोगी आमा बुवाहरूलाई मात्रै राख्ने पनि संस्था रहेछ भन्ने एउटा मनमा फिल भयो। बाल आश्रम, वृद्ध आश्रम, एउटा धेरै संस्थाहरूमा गएको थियौँ त्योभन्दा पहिला पनि। अनि एक्कासी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै म कहाँ आएछु जस्तो फिल भयो। मेरो त्यो पुरै आँखाभरि आँसु भयो। त्यसपछि म यता एयर होस्टेस गर्थेँ र शनिबार विशेष गरी म फेरि भोलिन्टियरकै लागि म सामकोशी जान्थेँ। त्यतिखेर मलाई त्यो आश्रममा बसेर घर फर्किँदै गर्दा एकदमै अनौठो लाग्थ्यो। ल म घरमा छु या आश्रममा छु जस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यहाँको आमा बुवाहरू एकअर्कामा म आफूलाई कहिले काहीँ पिट्नुहुन्थ्यो, झापड हान्नुहुन्थ्यो, अनि रमाइलो पनि लाग्थ्यो। अनि उहाँहरूसँग बस्दै बस्दै जाँदाखेरि एकदमै रमाइलो फिल भयो। त्यसपछि अहिले 4 वर्ष भयो मैले एयर होस्टेसको जागिर छोडेर मानव सेवा आश्रममा 1 रुपियाँ पनि पैसा नलिकन अहिले भोलिन्टियर, विशेष गरी भोलिन्टियर गर्दैछु। म भन्दा दाइ दिदीहरू, भाइ बहिनीहरू हामी टोटल देशैभरिबाट 200 जना टिम छौँ। हामीले आगामी दिनहरूमा कोही पनि मानव सेवा आश्रम जस्तो आश्रमहरू बन्द हुनुपर्छ। आश्रमलाई हामीले अब धेरै ब्रान्च बनाउनु भन्दा पनि आश्रमलाई बन्द गरेर अब आश्रम बन्द गर्नुपर्छ भनेर एउटा योजना बनाएका छौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँको एउटै हाम्रो अपेक्षा हो, भारतीय नागरिकहरू हामीसँग धेरैजना आमा बुवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले घर जान्छु भन्नुहुन्छ, उहाँले घर बताउनुहुन्छ र पहिला पनि पारिवारिक पुनर्मिलन गर्दै आइराखेका छौँ। यसका लागि हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु भयो भने एकदमै हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हिजो मलाई एक्कासी फोन आयो, घडी हेर्दा 11:30-12 बजिसकेको थियो। विशेष गरी
फोन आइसकेपछि महिला हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिन्छौँ। अलिकति उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँ एक त मनोरोगी हुन्छ, अनि सडकमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो सडकबाट जन्मेको बाबु नानी नै हामीसँग 40-50जना हुनुहुन्छ। अनि मलाई फोन आयो, प्रहरी दाइले फोन गर्नुभयो र मैले हुन्छ नि त हजुरहरूले ल्याइदिनु आश्रममा, हामी राख्न तयारी छौँ भने। अनि म बिहान ठ्याक्कै 7 बजे तल झरेँ। आमालाई मैले सोधेँ, आमा हजुरको घर कहाँ हो भन्दाखेरि आमाले आँखाभरि आँसु गर्नुभयो। अनि आमाले मलाई एउटै कुरा भन्नुभयो, त्यो शब्दहरू यता मैले लेखेको छु, हजुरहरूको अनुमति लिएर म वाचन गर्नेछु। आमाले लेख्नु भएको छ, खुन पसिना एक गरेर छोराछोरीलाई हुर्काए, बढाए पढाए, छोरी ज्वाइँको भई र छोरा बुहारीको। आफू नखाइ भए पनि छोराछोरीलाई कहिले भोको पेट राखेन। आफूले च्यातेकै कयौँ पुरानो कपडा लगाए, छोराछोरीको लागि नयाँ नयाँ कपडा किनिदिए। आफू बिरामी हुँदा तातो पानी तताएर खाए। छोराछोरी बिरामी हुँदा हतार गरेर स्वास्थ्य चौकी लगेरै जान्थे। अहिले त्यो कठोर मन भएका छोराछोरी फर्केर पनि हेर्दैनन्। त्यसैले आफू बुढेसकाल लाग्यो, सहारा कोही छैन, आफ्नो ज्यान अनि पेटलाई पाल्नु छ। त्यसैले यो बुढेसकालमा मनभरि पीडा बोकेर खुल्ला आकाशमुनि सडक पेटीमा बस्ने निर्णय लिए। मेरो प्यारो छोरा, मुटुको टुक्रा, मेरो सास हुनेसम्म तिमीलाई सम्झिरहनेछु भने फेरि म हाँसी खुसी फेरि अर्को जन्ममा तिमी मेरै कोखबाट जन्म लिन पाऊ, सँगै बाँचौँला। यदि मेरो सडकमै लास मात्र आयो भने मलाई माफ गरिदिनु बाबु भनेर आमाले भन्नुभयो। अनि अत्यन्त यो एउटा पात्र मात्रै हो। हामीसँग 1600+ आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ। सबैजनाको कथा व्यथा छुट्टै छ। एकदमै अहिले हामी आश्रमका टिम एकदमै प्रोग्राम ट्रेनिङमा लागिराखेका पनि छौँ। अबको दिनहरूमा आफूलाई जन्म दिने बाबु नानीले, परिवारकै सदस्यले जनावरलाई जसरी सडकमा फालेन भने कोही पनि मानिसहरू चाहिँ सडकमा आउनु पर्दैन होला भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम नै अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ भन्दै म सबैजनालाई, मलाई थाहा छ मेरो हजुरहरू मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, मेरो के त्रुटिहरू भयो भने हजुरले क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै सबैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मैडम सानू गुरुङ, आपने एयर होस्टेस का काम छोड़ करके मानव सेवा में अपना जीवन लगाया है और मानव सेवा के आश्रम के बारे में बहुत सारे गतिविधि के बारे में आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर जॉन को टू put his remarks. Thank you, sir. Little bit of correction. I am not actually doctor. First of all, I like to thank Consulate General of India, Brilliance, Mr. Nitish Kumar sir, and his team. On behalf of Duncan Hospital, feel honored and take this opportunity to share our experience and to learn from you all. Respected guests and speakers here, I'm not an expert to teach you or to preach here, but I have been working with disabilities for the last 10 years, so I just want to share my experience, our experience in this field. So, on these special occasions of Azadi ka Amrit Mahotsav, like this is the remembrance of our 75 years of independence, and this initiative, I really impressed with the initiative from this office. So, as we share the legal provision and societal norms of this nation, Nepal, and the great
nation India. Physically, it may be comparatively India is much bigger than Nepal, but there are some certain area, like some area, so social cultural feature. There is a lot of connection between India and Nepal. I myself, my name is John Tho. I belongs to Manipur, northeast of India. That is Manipur. Whenever I come to Birgat, they used to talk to me in Nepali, thinking that I'm from Nepal. And the dukandars, the shoppers, they don't believe that I'm from India. Anyway, I take this opportunity to share a few words. When we serve with person with disabilities, I want to talk about health services. According to the provisions of the law of the land, there's a lot of provisions. But the reality that we need to ask, we need to understand three main indicators, that is accessibility or affordable and quality of service. These 3 points which I want to focus with. So, as a general population and disability, comparatively, persons with disabilities are lagging behind. The gap between the general population and the mass population and the persons specific to disabilities, there is a big gap. There is a big disparity to access to health services. So, as a part of the civil society, as a government, there's a lot of action taken in this century. So, Duncan Hospital also have started this community-based rehabilitation work last 10 years by a physiotherapist. When people come to hospitals and suggested for therapies, the family refused to stay for a long time in hospitals. So the therapist started going to communities. So giving the therapy exercise at a community level. Slowly in the progress, like the service extended. Now we have team, we promote awareness in the community as well as working closely with stakeholders like government to partnership together and make access to government schemes. And we also have a small unit processes orthosis where artificial limb, but depends sometimes on fund. Sometimes we could not able to get sufficient fund to give it to the people who really needs. And we have some like provision because people cannot really come and really afford the private hospital expenses. When they have challenges, we have a charity system where they give them some charity for them. And there is one PMR, Physical Medicines and Rehabilitation Department, includes like OT, occupational therapists and physiotherapists. And we are working closely with especially focus on the physical like CP and spinal cord injury, and we also working on mental health. These are the two strains we have working in this field of rock salt. I just want to share one case story. Person is from Adapur, near to Nepal side, Adapur block of this rock salt subdivision. So he was got spinal cord injury, and he was confined to bed, unable to move from bed to chair. Also, it was so difficult for him, and he spent a lot of money, took some money from money lenders, and sell some his valuable asset, and finally he come back to bed again, thinking that this injury will not cure, will not do anything. Yes, family was upset and family were so suffering, but the project came to know through some community leaders, and
visited them and we console and we tell them, yes, this particular injury will not cure with medicines or anything, but we can recover some functional activities. So we invite him and we bring to hospital and give 3 months therapy exercise on how to be independent from wheelchair to chair, from bed to wheelchair, for sitting and so many activities of daily living. So he improved in so many ways, and today uh, he got a new wheelchair. With that, he can move around in the community and within the village. And also, after rehab, he went back to village and started new alternate livelihoods. Before he was a daily wages, but the hospital with the support, we give a small amount of 15-20,000 to start a small grocery shop in the village. So with the good support of the community and the ward representative in the village, he started a small shop, and now he's running this particular shop and running very, very well. And with that, he managed his family expenses. And after that, we also work on the prevention aspect. So as a spinal cord injury person may be prone to pressure sore, so we arrange mattress for him and some accessible in the village, in the community. So we have done the correction with the community support. So today he has improved his independence, and he is well connected to peers. There are some group of people injured with spinal injury, so he can contact, take suggestions, and he's now a good example, encouragement for all of us. Sorry for language barriers, I speak in English. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये हम लोग ने किए हैं, ये हम लोग का ताकत वजह से नहीं है, लेकिन गांव पे हम लोग का ग्रुप बना हुआ है. ग्रुप लोगों ने हमको जानकारी दिया है, फिर डंकन द्वारा से ये थेरेपी हम लोग के पास है. उसी द्वारा से बहुत वार्ड मुखियालों ने भी उसको चेक दिया था 3 दिसंबर पे 11,000. उसको लाइवलीहुड को और आगे बढ़ो, आप लोग बहुत अच्छा काम किए बोल. ऐसे कम्युनिटी सपोर्ट उसको बहुत सपोर्ट मिला. और एक बगल पे उसका गांव पे एक दुकान था. दुकान मालिक ने बोला, इस दुकान वजह से मेरा दुकान काम हो गया, बिक्री काम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो दूसरा काम भी कर सकते हैं, उसको अच्छा करने दो बोल के गाँव लोग का इतना सपोर्ट उसको दिया है. और हम ये पर्टिकुलर लाइफ स्टोरी है, काफ़ी लोग ऐसे फिजिकल फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा से रिकवर कर सकते हैं. कोई चीज़ से रिकवर लाइक सर्जरी करके करेक्टेबल हो सकते हैं. वो दर्शन ऑर्थो डॉक्टर, हम लोग का मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रभु तरफ से हो रहा है, और स्पाइन का रिलेटेड से वो थोड़ा स्पेशलाइज है, इसलिए हम लोग का हॉस्पिटल भी बहुत सपोर्ट अच्छा मिला है. और पिछले हफ्ता पे एक मीटिंग पे एक नेपाल से एक जन आया था. वो हम एनजीओ कोई यहाँ पे काम करते हैं, उसी से थोड़ा कनेक्ट करना चाहते हैं. वो थोड़ा बहुत डिप्रेस पे है, उसको काउंसलिंग थोड़ा चाहिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू वेरी मच विथ टाइम गिविंग. Thank you, Mr. Tho. Thank you for sharing very valuable experiences. अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ श्री शंकर जी को, जो सेक्रेटरी हैं लिटिल फ्लावर लेप्रोसी मिशन रक्सौल के. लेप्रोसी को भी आज डिसेबिलिटी में माना जाता है. खासकर लेप्रोसी ठीक होने के बाद तो अपंगता आ ही जाती. तो श्री शंकर जी आइए अपने विचार दें.
सबसे पहले सभी विशिष्ट लोगों को सादर प्रणाम एवं उपस्थित सभी भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम एवं शुभकामनाएं। मैं आज सर्वप्रथम ऑर्गेनाइजर लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे इस मौके पर आमंत्रित कर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने संस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लिटिल फ्लावर लेप्रोसी वेलफेयर एसोसिएशन सन 1982 20 नवंबर 1982 को स्थापित किया गया, जो हमारे श्रद्धेय श्री ब्रदर ख्रिस्ट दास द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने वहाँ पर 120 बेड का एक निःशुल्क अस्पताल खोला, जो कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में इलाज दिया जाता है। उनके रहने के लिए हम लोग उनको घर देते हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए काम छोटा मोटा देते हैं, और इसको अपने पैर पर खड़ा हो, स्वावलंबन हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलाए। उसमें सर्वप्रथम हम लोग खादी में ज़्यादा काम किए। वो बुनाई से लेकर उनका फिनिशिंग तक सारे हमारे लिटिल फ्लावर में ही होती है। दूसरा, हम लोग एक कैटल फार्म बनाए जिसमें अभी 20 गायें हैं। तीसरा, हम लोगों ने अभी नया अभी एक कंपनी लॉन्च किया है, जो एरिस्थान जो पैच होती है, मेरब हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा हम लोग लेप्रोसी को पैच से उनका घाव ठीक करते हैं, क्योंकि उनका हमेशा वो घाव होते रहता है। और हम लोगों ने 22 लिटिल फ्लावर जैसा और भी कॉलोनी है, जो हमारे 4 जिलों में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में। हम लोगों ने उनके बच्चों के पढ़ने के लिए भी पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था की है, और बहुत सारे बच्चे अभी पढ़कर अच्छे पोस्ट में भी चले गए, सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है। मुझे बोला गया कि मैं दिव्यांगता, कानूनी प्रावधान और सामाजिक मानदंड पर कुछ बोलूं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक विकलांग परिवार से आता हूँ, और मैंने नज़दीकी से स्टिग्मा और उनके बारे में देखा है। रहा कानूनी प्रावधान से आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत में 119 कानून है, जो कुष्ठ से प्रभावित दिव्यांगों को समाज से अलग करते हैं। हाल में ही 14 कानून को रिपीट किया गया है, पर अभी भी 105 कानून ऐसे ही हैं, जिस पर अभी काम करना बहुत ही जरूरी है। आगे बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि दिव्यांग परिवार के होते हुए ये सभी, मैं अपने लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल में मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। हम अपने संस्था के माध्यम से इन कुरीतियों से लड़ने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, कुष्ठ एवं हाथी पांव की विकलांगता हमारे भारत एवं बिहार में ज़्यादा है। पूरे विश्व का 50% कुष्ठ रोगी और हाथी पांव के 40% रोगी हमारे भारत में है। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि लोगों के बीच जाकर उनको जागरूकता फैलाएं। जो एक दिव्यांग हो गए हैं, उनको लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ से में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, इसमें हम लोगों को काफ़ी काम करना होगा। इसके इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शंकर जी। आपकी संस्था बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, देश के इतने रिमोट भाग में इतना बड़ा काम कर रही है, बहुत सराहनीय है। अब हमारे बीच रोटरी क्लब के कुछ मेंबर्स आए हुए हैं, जो संस्था आर्टिफिशियल लिंग, कृत्रिम अंग फ्री डोनेट करती है नीडी लोगों को। वो
उसके बारे में अपने विचार बताएंगे और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। कौन आएंगे आप लोग? आदरणीय सीजी सर, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर शशिभूषण कुमार जी, थैंक यू सो मच जो आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपने संस्था के बारे में कुछ बता पाएँ, कुछ कह पाएँ और कुछ आपके साथ साथ और लोगों की भी कुछ सुन पाएँ। तो सबसे पहले मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं आपको अपने क्लब के बारे में थोड़ा छोटा सा परिचय दूंगा। आप सभी ने रोटरी क्लब का नाम जरूर सुना होगा। रोटरी इंटरनेशनल क्लब है। ये करीब 1 से 18 साल पुरानी क्लब है। इसका मेन मोटो सर्विस अबव सेल्फ है। ये सोशल से जुड़ी हुई क्लब है और ये स्टार्टिंग इनसे इंटरैक्ट क्लब से होती है, जो स्कूल्स में सिखाए जाते हैं कि कैसे हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, लीडरशिप कैसे आगे बढ़ाना है। वो एज होती है स्कूल के लिए। उसके बाद